सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, इसी के साथ मैं लेकर आया हूँ आपकी 8वीं कक्षा वसंत पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ पाठ के प्रश्न और उत्तर। तो आज हम चर्चा करेंगे लाख की चूड़ियाँ। तो प्यारे बच्चों, जो पाठ आपका 8वीं कक्षा का है वसंत पुस्तक, जिसका नाम है हमें पढ़ना है लाख की चूड़ियाँ और उसके प्रश्न उत्तर को समझना है। तो पाठ के बारे में छोटा सा मैं बता दूं कि जो कहानी है वो लेखक ने लिखी है और बदलू इसमें एक ख़ास करैक्टर है जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता है और किस तरह उसका धंधा ख़त्म हो जाता है कांच की चूड़ियों की वजह से। समय किस तरह से बदलता है, मशीनों के आविष्कार ने किस तरीके से पुराने उद्योग धंधों को बेकार कर दिया, उसी को लेकर ये कहानी है। तो हम प्रश्न अभ्यास कर लेते हैं, उसके माध्यम से हम समझ भी जाएंगे पाठ असल में क्या है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है प्यारे बच्चों, कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था, यानी खुशी से, और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। तो उत्तर हमारा है प्यारे बच्चों कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियाँ बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू काका से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था। तो हमने इस प्रश्न के उत्तर को समझा। वो क्यों खुशी से गांव जाता था कि क्योंकि बदलू जो लाख की चूड़ियाँ बनाता था उसके लिए वो छोटी छोटी लाख से छोटी छोटी गोलियां रंग बिरंगी बनाकर लेखक को देता था, इसलिए वो बदलू मामा ना कहकर बदलू काका कहता था, क्योंकि गांव के सभी लोग उसे बदलू काका कहा करते थे। तो दूसरा प्रश्न हमारा है प्यारे बच्चों, अब दूसरे प्रश्न में प्यारे बच्चों एक खास बात है, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जानना चाहिए कि वस्तु विनिमय में एक वस्तु को दूसरी वस्तु देकर लिया जाता था। वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, वस्तु के बदले वस्तु ला दी जाती थी। किंतु अब मुद्रा के चलन यानी कि रुपए पैसे के चलन के कारण वर्तमान परिवेश में वस्तु का लेन देन मुद्रा के द्वारा होता है। विनिमय की प्रचलित पद्धति अब पैसा है। तो बेटा, पुराने ज़मानों में अगर तुम अपने माता पिता से पूछो तो वो अपने माता पिता के बारे में, यानी आपके दादा दादी या उनसे पुराने लोगों के बारे में अगर पूछोगे तो उस ज़माने में बहुत पहले जब पैसे नहीं चलते थे तो एक चीज़ के बदले दूसरे चीज़ को लिया दिया जाता था। आपने गेहूँ दिए तो उन्होंने कुछ और दिया, तो चीज़ के बदले चीज़। लेकिन जब से पैसा या मुद्रा आया तब से पैसे के बदले में ही सारा लेन देन चीज़ें आप खरीद सकते हैं। तो ये वस्तु विनिमय होता है। और आज की वस्तु विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है? पैसा। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ का जो तीसरा प्रश्न है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, इस पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा यानी दुख की ओर संकेत किया है। क्योंकि एक मशीन 10 लोगों का काम करती है तो 9 लोग बेरोजगार हो जाते हैं। इस पंक्ति में यहाँ थोड़ा गलत हो गया है टाइप, पंक्ति कर लें। ये पा पे अंकी बिंदी, आधा का और ता पे बड़ी छोटी ई की मात्रा। लेखक ने कारीगरों की व्यथा की ओर संकेत किया है कि मशीनों के आगमन के साथ कारीगरों के हाथ से काम धंधा छिन गया, मानो उनके हाथ ही कट गए हों। उन कारीगरों का रोजगार इन पैतृक काम धंधों से ही चलता था। इसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं सीखा था। वे पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी इस कला को बढ़ाते चले आ रहे थे और साथ में रोजी रोटी भी चला रहे थे। परंतु मशीनी युग ने जहां उनकी रोजी रोटी पर वार किया है, मशीनों ने लोगों को बेरोजगार बना दिया। तो गांव में आप देखें, जितने भी छोटे काम धंधे थे जिनसे लोग अपना गुजर बसर करते थे, रोटी खाते थे, वही काम धंधे अब मशीन करने लगी है, जिससे हज़ारों लाखों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब किसानी और तमाम चीज़ें मशीनों से होने लगी हैं, तो मज़दूरों का काम भी कितना कम हो गया है, तो इससे बेरोज़गारी बढ़ गई है। तो ये एक बहुत बुरी बात है, ख़तरनाक भी है। हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, लेकिन इतनी नहीं कि हमारे लोग ही उसकी वजह से भूखे मरने लगें या वो बेरोज़गार हो जाएं। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ।
हमारा चौथा प्रश्न है प्यारे बच्चों कि बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा यानी दुख था जो लेखक से छिपी ना रह सकी। तो उत्तर हमारा है कि बदलू लाख की चूड़ियाँ बेचा करता था, परंतु जैसे जैसे कांच की चूड़ियों का प्रचलन बढ़ता गया उसका व्यवसाय ठप पड़ने लगा। अपने व्यवसाय की यह दुर्दशा बदलू को मन ही मन कचोटती थी। बदलू के मन में इस बात की व्यथा यानी दुख था कि मशीनी युग के प्रभाव स्वरूप उस जैसे अनेक कारीगरों को बेरोजगारी और उपेक्षा का शिकार होना पड़ा है। अब लोग कारीगरी की कद्र न करके दिखावटी चमक पर अधिक ध्यान देते हैं। यह व्यथा लेखक से छिपी ना रह सकी। तो प्यारे बच्चों, ये एक वाकई में बहुत बड़े दुख की बात है कि जो इतने बेहतरीन कारीगर हैं लेकिन लोग उनकी कारीगरी की, उनकी कला की कद्र नहीं करते और वो बाज़ार से वो सामान खरीद लेते हैं जो कि 4 दिन भी नहीं चलता। तो इस कारण से भी बदलू के मन में ये बहुत बड़ा दुख था, जिससे वो धीरे धीरे बेचारा कमज़ोर भी हो गया और बेरोज़गार भी हो गया। तो ये दुख उसके अंदर था और ये लेखक ने देख लिया, समझ लिया। हमारा 5वां प्रश्न है प्यारे बच्चों कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। तो उत्तर है कि मशीनी युग से बदलू के जीवन में यह बदलाव आया कि बदलू का व्यवसाय बंद हो गया, वह बेरोजगार हो गया, काम न करने से उसके शरीर ढल गया, उसके हाथों माथे पर नसें उभर आई, अब वह बीमार रहने लगा। क्योंकि आदमी को पैसे की ज़रूरत होती है प्यारे बच्चों। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पैसे से ही क्योंकि सब कुछ आता है, तो आपका घर कैसे चलेगा, और घर नहीं चलेगा तो तनाव होगा, टेंशन होगी, कमज़ोर आप हो जाएंगे, दिमाग में हमेशा उलझन रहेगी। तो इन्हीं सब कारण से मशीनी युग के बदलाव के कारण उसका धंधा बंद हो गया, जिससे वो बीमार भी रहने लगा और उसको दिक्कतें शुरू हो गई। छठा प्रश्न हमारा है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है। लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, पता करना है। तो उत्तर है कि लाख की वस्तुओं का निर्माण सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में होता है। लाख से चूड़ियाँ, मूर्तियाँ, गोलियाँ तथा सजावट की वस्तुओं का निर्माण होता है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी है, मध्य प्रदेश में भी होता है। तो आप अपने माता पिता से पता करें तो वो बताएंगे पुराने ज़माने की जो चूड़ियाँ हैं वो लाख की ही पहना करते थे। बाद में कांच की चूड़ियाँ का प्रचलन शुरू हुआ, मशीनों से बन जाती हैं, लेकिन जो कारीगरी असली नज़र आती है वो लाख की चूड़ियों में आती थी। उनकी सुंदरता अलग ही थी। प्यारे बच्चों, हमारा एक खास प्रश्न है कि बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को हम संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा हम पढ़ भी चुके हैं पहले भी और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से। तो संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है। तो व्यक्तिवाचक जैसे लला, रज्जो, आम, कांच, गाय इत्यादि, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जातिवाचक में चरित्र है, स्वभाव है, वजन है, आकार है आदि जानी जाने वाली संज्ञा ये हमारी जातिवाचक में आती हैं। भाववाचक में सुंदरता है, नाजुक है, प्रसन्नता है इत्यादि, जिसमें कोई व्यक्ति नहीं है और न आकार या वजन, केवल फीलिंग होती है, भाव उसमें नज़र आता है, तो हमारी भाववाचक संज्ञा है। अब है परंतु उसका अनुभव होता है। पाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर लिखिए। तो पाठ में हम अगर चुनें और भी हैं, लेकिन हम उदाहरण के तौर पर व्यक्तिवाचक संज्ञा बदलू है, बेलन है, मछिया है, ये नाम है। तो जातिवाचक संज्ञा में आदमी है, मकान है, शहर है। भाववाचक में स्वभाव है, रुचि है, व्यथा है। तो यहाँ हमने संज्ञा के भेद को भी समझ लिया, उदाहरण भी समझ लिया। आप भी इनके आधार पर पाठ से जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा शब्दों को ढूंढकर लिख सकते हैं। आपका अभ्यास भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात, हमने पहले पाठों में भी भाषा की बात की चर्चा की है। व्याकरण का हिस्सा है जो हमें जानना और समझना चाहिए, हमारे बहुत काम आता है। तो हमने पहला प्रश्न है, हम दूसरा प्रश्न हमने पहले कर लिया, कोई बात नहीं, कि बदलू को किस बात से चिढ़ थी। तो कांच की चूड़ियों से। और बदलू स्वयं से कहता है, जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती है, यानी मन की स्थिति को।
दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग्य भी है, हारे हुए मन से या दुखी मन से, अथवा व्यंग्य में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते। कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या करके लिखिए। तो व्यंग्य होता है, जैसे हम कहते हैं कि हाँ भैया अंगूर खट्टे हैं, यानी हम किसी पर कमेंट करते हैं, जो ताना नहीं है एक तरह का, लेकिन कमेंट इस स्टाइल से किया जाता है कि उसको बुरा भी ना लगे और अपनी बात भी कह दी जाती है। यानी हंसी मजाक में किसी को अपनी बात कहने के ढंग को हम व्यंग्य लहजा भी कहते हैं। तो व्यंग्य वाक्य है, अब पहले जैसी औलाद कहाँ। हम कहते हैं कि भाई पुराने ज़माने के बच्चे बड़े हमारे अच्छे होते थे, कहना मानते थे, माता पिता की सेवा करते थे, लेकिन अब हम आपके माँ बाप कहते थे भाई पहले जैसे बच्चे अब कहाँ, सुनते नहीं हैं। तो व्याख्या है, आजकल किसी भी बुज़ुर्ग के मुख से आमतौर पर यह सुनने को मिलता है जिसमें उनके हृदय में छिपा दुख और व्यंग्य देखने को मिलता है। उनका मानना है कि आजकल की संतान बुज़ुर्गों को अधिक सम्मान नहीं देती। तो प्यारे बच्चों, हमें हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वो ऐसा ना कहें कि आजकल के बच्चे कहना नहीं मानते, उनका सम्मान नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते। तो हमें ये उनकी बात को बदल देना चाहिए, ताकि आपके माँ बाप हर जगह कहें हमारे बच्चे सबसे अच्छे। अगला हमारा तीसरा प्रश्न है भाषा की बात का, कि गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय और बखत, उम्र, वय, आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। अब देखें, हमारे जैसे पुराने ज़माने के लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, अगर आपके यहीं पे भी आसपास मिल जाएंगे, वो मयूर विहार को भी मजूर विहार कहते हैं। तो ऐसे तमाम शब्द बोलने के ढंग को दिखाते हैं। तो हम शुरू करते हैं। यहाँ पे कुछ शब्द हैं जिनको बोला जाता है लेकिन अर्थ नहीं बदलता है। इंसान, मनुष्य, रंज, दुख, गम, मायूसी, जिंदगी, जीवन, औलाद, संतान। तो इस तरह के शब्द हैं, अर्थ वही है, उनका अर्थ नहीं बदला है, रूप में केवल परिवर्तन हुआ है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है वसंत पाठ 2 लाख की चूड़ियों के प्रश्न उत्तर और पाठ अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलता हूँ फिर अगला पाठ लेकर बहुत जल्द। तब तक के लिए शुभकामनाएं। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाकर बाहर निकलें और बेवजह घर से बाहर भी ना निकलें।